अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अफशा नासिर वंस अगैन। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज के टॉपिक के बारे में बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको एक टिप देना है इस मकसद के लिए। वो टिप ये है जो कि मुझे लगता है कि जो इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर जाते हैं उनको ये टिप शेयर करना याद नहीं रहती, और जिनको ये बात समझ में नहीं आती वो किसी भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। वो टिप या ट्रिक ये है, जो हमने लॉ के दौरान सब्जेक्ट्स पढ़े, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम मोस्टली बेस्ड होते हैं। तो हमें इनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। कोई काम चोरी नहीं चलेगी, याद रखिए, देयर इज़ नो शॉर्टकट। तो आपको अपने पहले एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। इस तैयारी को करने के बाद जब हम गैट के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें तब भी यही सब्जेक्ट्स हैं जिनकी की मोस्टली तैयारी करनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा हिस्सा लॉ गैट के एग्ज़ाम का इन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर कंसिस्ट करता है, और उसको पास किए बगैर आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा और आप लॉयर कंसिडर नहीं होंगे, आप एक एडवोकेट नहीं बन सकते, और आप जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर डूइंग लॉ क्रिएट होती हैं उनको भी अवेल नहीं कर सकते। इस बात को याद रखें। तो देयर इज़ नो वे आउट, आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी, और वो तैयारी आपको एक ही बार में बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो टिप ये है कि वो तैयारी जो आपने एक बार की है वही आपको लॉ गैट में काम आएगी, उसके बाद हाई कोर्ट के लाइसेंस के इंटरव्यू और टेस्ट के लिए काम आएगी, वही तैयारी आपको कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स के लिए काम आएगी, और वही आपको जुडिशरी के एग्ज़ाम्स के लिए भी काम आएगी। देयर आर मैनी चांसेस जिनको कि हम अवेल कर सकते हैं, मगर की एक ही है, टिप और ट्रिक एक ही है कि वो तैयारी आपको एक बार करनी है। उसके बाद देयर आर मैनी चांसेस जिनको कि अवेल करके आप अपने लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। आफ्टर डूइंग लॉ, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हम सबकी एडवोकेसी होनी चाहिए, प्रैक्टिस ऑफ लॉ होनी चाहिए, जिसकी अगेन काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, सिविल, क्रिमिनल एंड फैमिली, जिसके लिए कि ख़ुद को वकला जो हैं वो स्पेसिफाई कर लेते हैं। इनिशियली जो कि न्यू कमर्स होते हैं उनको इंटर्नशिप करने के दौरान हर किस्म के केसेस ज़रूर गो थ्रू करने चाहिए, हर किस्म के केसेस का ज़रूर सामना करना चाहिए, इससे एक्सपोजर बढ़ता है। लेटर ऑन हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है, तो हम खुद को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो दिमाग है वो क्रिमिनल ट्रायल्स के लिए या क्रिमिनल केसेस के लिए ज़्यादा चलता है, कुछ को लगता है कि वो दीवानी मुकदमात जो हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और इसी तरह कुछ को फ़ील होता है कि वो फैमिली केसेस को ठीक से परसू कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनिशियली अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो लीगल एडवाइज़रशिप ऑफ़र करते हैं। इनमें से कोई भी एक छोटी मोटी अगर आपको लीगल एडवाइज़रशिप मिल जाती है तो आपके करियर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है, बहुत केसेस मिलते हैं, बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। उसके अलावा नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, बैंक्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कॉलेजेस हो गए, फ्रेंचाइजेज़ ऑफ स्कूल्स हो गई, इन सब को लीगल एडवाइज़र्स की ज़रूरत होती है, जिससे अगर हम कुछ अवेल कर लेते हैं, एडवाइज़रशिप्स अवेल कर लेते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस को अच्छा सा एक्सपोजर मिलता है। सेकंड, बहुत रिस्पेक्टेबल और बड़ी हैंडसम जॉब कंसिडर की जाती है जुडिशरी की, जिसके एग्ज़ाम के लिए हमारे पास कई चांसेस होते हैं। आफ्टर गेटिंग आवर लाइसेंस हम जुडिशरी के लिए जो भी पोस्ट्स आती हैं, जो भी वैकेंसीज़ आती हैं, हम उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 3 चांसेस होते हैं। अगैन जो पहले तैयारी हमने इन्हीं सब्जेक्ट की है, एक बहुत बड़ा हिस्सा इन एग्ज़ाम्स का भी अनलेस इंग्लिश हो गई या इस किस्म के कोई सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि कभी ऐड कर दिया जाता है और कभी इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाता है जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में से। रिवाइज़ होते रहते हैं सब्जेक्ट्स भी और सिलेबस भी, इसलिए अगर सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं, वरना सारे के सारे सब्जेक्ट्स वही हैं जिनकी तैयारी हम ऑलरेडी गैट के एग्ज़ाम के लिए या ड्यूरिंग लॉ हम कर चुके हैं। आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज और 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, या इसके अंदर भी कुछ एक आध साल ऊपर नीचे कर दिया जाता है, एडिशनल जजेस के एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, जिसके लिए भी अगेन हमें यही सिलेबस है, यही सब्जेक्ट्स हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड,
पाकिस्तान पिनल कोड, एविडेंस एक्ट, यही सब्जेक्ट हैं जिनमें एग्ज़ाम का बहुत बड़ा हिस्सा जिस पे कंसिस्ट करता है। मगर अगेन मैंने आपसे कहा जो बात याद रखने की है वो ये है कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी जो करनी है वो एक ही बार इतने अच्छे तरीके से करनी है कि हम उसमें इम्प्रूवमेंट्स करें, हम उसके अंदर एडिशंस करें, हम उसके अंदर मेमोराइजेशन को बेहतर बनाएं, तो इनमें से कोई ना कोई एग्ज़ाम हम ज़रूर क्रैक कर ही लेंगे। तीसरी करियर अपॉर्चुनिटी पीपी के एग्ज़ाम्स की है। ये सरकारी वकील होते हैं जो कि सरकार की तरफ से कोर्ट के अंदर पेश होते हैं। इनके लिए भी एग्ज़ाम होता है और अगैन एग्ज़ाम का क्राइटेरिया ज़ाहिर सी बात है जुडिशरी जितना डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू हैव एन एग्ज़ाम, जिसके लिए अगैन सिलेबस कहीं और से नहीं है और यही उस सिलेबस का हिस्सा है। पीपीज़ के एग्ज़ाम के लिए भी 3 चांसेस होते हैं जिनको कि क्वालिफाई करना हमारे लिए मसला और मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तीसरी अपॉर्चुनिटी लेक्चरशिप की है, टीचिंग, लॉ टीचिंग की है। मैं जिस टाइम के ऊपर अपनी कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकी उस टाइम पर भी मैंने लॉ पढ़ाना नहीं छोड़ा। लॉ के साथ मेरा ये कनेक्शन हमेशा कायम रहा। तो टीचिंग लॉ इज़ अ हैंडसम जॉब। पीएमएस वगैरह के थ्रू अगर एग्ज़ाम देकर आप कोई यूनिवर्सिटी हायर करती है लॉ पढ़ाने के लिए, तो वो बहुत अच्छा आपको उसके लिए पे भी करते हैं, और वो भी अगेन एक एग्ज़ाम है जो कि कंसिस्ट करता है इसी सिलेबस के ऊपर। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर पढ़ाते हैं तो आप विजिटिंग लेक्चरर के तौर पे काम करते हैं, और विजिटिंग लेक्चरर्स के लिए ऑब्वियसली एग्ज़ाम तो नहीं होता, मगर ये कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर डूइंग लॉ हमारे लिए ज़रूर क्रिएट हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स के बारे में। कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स के बाद की जो जॉब्स हैं वो हमारे मुल्क के अंदर बड़ी फैसिनेटिंग कंसिडर की जाती हैं, और इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करना एक बहुत ही टफ़ जॉब समझा जाता है। इन कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करना आफ्टर डूइंग लॉ हमारे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अलावा जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके 7 ग्रुप्स हैं, जिनमें से एक ग्रुप को छोड़ के बाकी सारे ग्रुप्स के अंदर सोशल साइंसेस मौजूद हैं या लॉ मौजूद है, तो वो ऑलरेडी हमारी फील्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, हिस्ट्री है, क्रिमिनोलॉजी है, जूरिस्प्रूडेंस है, ये सारे के सारे इन मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर मौजूद हैं जिनको कि हम ऑप्ट कर सकते हैं और अपना 600 नंबर्स हम आराम से गेन कर सकते हैं। CSS और PCSE कंप्लीट सब्जेक्ट्स और उनके ग्रुप्स और उनके अंदर मौजूद लॉ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर हम एक अलहदा से वीडियो बनाकर मैं आपको पूरी की पूरी उसके बारे में गाइडलाइन लेटर ऑन समटाइम दे दूँगी, जिसमें कि हम ये देख सकेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें लेटर ऑन इन कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स के अंदर हेल्प एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा लॉ करने के बाद हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस और हमें इतना आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आदत पड़ जाती है कि हम जिस भी फील्ड में जाएं वहाँ पर हम ब्राइटली अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। आप देख लें कि अपनी सोसाइटी के अंदर जो भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रहा है तो वो वकील ही होगा, सॉरी टू से। आप हर दूसरे पॉलिटिशियन को देख लें, अगर वो प्रैक्टिसिंग नहीं लेकिन उसने लॉ ज़रूर किया हुआ होगा। तो आप लॉ से पैदा होने वाली आउट ऑफ द बॉक्स सोच के बारे में इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि एक शख्स जिसने पाकिस्तान बना दिया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ही टू वाज अ लॉयर। तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की, आउट ऑफ द बॉक्स अमल करने की आदत होती है। जिस भी प्रोफेशन के अंदर आप किसी वकील को देखेंगे तो वो बड़े वाइब्रेंट, बड़े डिफरेंट आउट ऑफ द क्राउड नज़र आते हैं। अच्छा सोचें, खुश रहें, दूसरों के काम आने की कोशिश करें। एडवोकेसी को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो अपने लिए इस बात को मस्ट बना लें कि अपने केसेस में से एक केस आप किसी ऐसे ज़रूरतमंद का करेंगे जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो हैवी फीस को भर सके। इससे आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी लर्निंग बढ़ेगी और अल्लाह ताला की रहमत आपके साथ शामिल होगी। तो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, होप टू सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।